Hello and welcome to Smart Eyes Foundation. We will discuss the pre-secure of 6th of November. 6th of November के जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन लेके आए हैं आपके लिए, जिसके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन DFC, दैट इज डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। DFC कहते हैं इसको, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, न्यूज वगैरह में बार बार आता रहता है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉपिक्स के अंदर। दूसरा, महाकुंभ मेला, 12 साल में एक बार होने वाला मेगा फेस्टिवल, ये है। तीसरा एक स्कीम लेके आए हैं, हम लोग लेके नहीं आए हैं, गवर्नमेंट लेके आई है, नाम है PME ड्राइव स्कीम। उसके बाद प्रोबा स्पेस सैटेलाइट के बारे में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एंड लास्ट वी हैव अ टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है ये, राइट। ये 5 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। इस 5 टॉपिक के साथ साथ आपको डेली 2 से 3 होमवर्क में मिलते हैं। इनिशियली आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, बट बाद में 2-4-5 दिन के बाद आपका पार्टिसिपेशन कम होने लगता है। तो लॉजिकल बात देखो ये है कि जो लगातार पार्टिसिपेट करते रहेगा उसका सिलेक्शन होगा, और जो आज करेगा कल नहीं करेगा उसका सिलेक्शन देखिए नहीं होगा, ठीक है। तो जो हमारा फॉर्मेट है अपन उसी में जाएंगे। सबसे पहले वी विल डिस्कस द रिवीजन क्वेश्चन, जो कल आप लोगों के साथ जो हमने जो सीरीज किया था उसके जो क्वेश्चन है उसके साथ। थीम ऑफ द क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है, बट पूछा क्या जा रहा है ये ध्यान से देखना, दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, इंडिया वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ISA, फ्रांस को को प्रेसिडेंसी मिली। दूसरा क्या है, जो DG है आशीष खन्ना सर, ये घाना से है, नाम से ही पता लगा लोगे कि ये स्टेटमेंट गलत है। और तीसरा, कितना पैसा मोबिलाइज करना है, $1 ट्रिलियन। तो इसका आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कमेंट में बता देना। कल हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज ऑन DFC डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। इसका 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमसे करेक्ट पूछ रहा है। ये करेक्ट और इनकरेक्ट वाला बहुत अच्छे से ध्यान देना। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर रन्स फ्रॉम लुधियाना इन पंजाब टू डंकुनी इन वेस्ट बंगाल कवरिंग 1856 किलोमीटर। पूछ क्या रहा है, DFC जो है उसका जो ईस्टर्न वाला है, 2 बहुत प्रोमिनेंट है, EDFC है और वेस्ट वाला एक जो आता है। तो जो ईस्टर्न वाला कॉरिडोर है ये स्टार्ट होता है लुधियाना से जो पंजाब में है, खत्म कहां पे होता है, डंकुनी में जो वेस्ट बंगाल में है। लेंथ कितनी है, 1856 किलोमीटर, बहुत अच्छा बात है। अब सेकंड वाले स्टेटमेंट में दूसरा, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कनेक्ट दादरी इन यूपी टू JNVT Port Trust in Maharashtra covering approximately 1504 kilometer. Third statement, both corridor are designed for passenger and freight transport. अब इससे आसान स्टेटमेंट देखो नहीं हो सकता, रीजन बिंग इसलिए कि आप ध्यान से इसको देखना। कौन सा कॉरिडोर है, फ्रेट कॉरिडोर है, इसमें पैसेंजर ट्रेन क्यों आएंगे। अगर वही काम करना होता तो नॉर्मल ट्रैक पे ही नहीं क्यों कर लेते, फिर आगे वर्ड डेडिकेटेड क्यों लगाते, नहीं लगाते। थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत होते ही ये दोनों कट गया। अगर अगर इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको एक के बारे में भी पता है कि कहां से स्टार्ट होता है कहां पे खत्म होता है बेटा, तो ये क्वेश्चन आप आराम से सही कर लोगे, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, पूछेगा आपसे एग्जाम में। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही था, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही था, तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि वर्ड इसमें क्या लिखा गया है, डेडिकेटेड लिखा गया है। तो जब डेडिकेटेड लिखा गया है तो लेट इट बी ना डेडिकेटेड, फिर क्यों पैसेंजर को यहाँ पे लाना, नहीं लाएंगे। तो ये हमारा मैप है, ये हमारा वेस्टर्न वाला JNPT से स्टार्ट होता है दादरी तक, ये हमारा ईस्ट वाला लुधियाना से स्टार्ट होता है और ये डंकुनी तक। ये बीच में मुगलसराय पड़ती है यहाँ पे, ये इससे जस्ट 20 किलोमीटर दूर बनारस पड़ती है जहाँ पे मेरा घर है, ठीक है। और इसको लेकर बहुत बज क्रिएट है कि अपन DFC जब बन जाती है ना तो ट्रैफिक जो है वो बहुत मैनेज हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या है कि जिन ट्रैक्स पे नॉर्मल ट्रेन चलती हैं ना, पैसेंजर ट्रेन चलती हैं ना, उन्हीं ट्रेन पे फ्लाइट भी चल रही हैं।
तो बहुत बार रेलवे को मैनेज करने में दिक्कत होती है कि किसको पहले भेजें, ट्रेन को भेजें या गुड्स को भेजें। ट्रेन को अगर ट्रेन मतलब पैसेंजर ट्रेन को अगर हम भेजें या फिर गुड्स ट्रेन को भेजें। जब आप पैसेंजर ट्रेन को पहले भेजना शुरू कर देते हो तो उससे घाटा क्या लग जाता है, जो गुड्स की कॉस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, डिलेड हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस के इकोसिस्टम को इंप्रूव करने के लिए जो हमारी रेलवे मिनिस्ट्री है ये डीएफसी का कॉन्सेप्ट लेके आई है और ये बन रहा है ठीक अच्छे खासे स्पीड से बन रहा है। उम्मीद है ये बहुत जल्द पूरा भी हो जाएगा और ऑपरेशनल हो भी चुका है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे इसको ऑपरेशनल कर भी दिया गया है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। अब डीएफसी वगैरह क्या है इसके बारे में बहुत डिटेल से ध्यान से देखते हैं, एक एक कीवर्ड को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले डीएफसी क्या है, मैंने आपको बताया कि डीएफसी क्या है, ये जो गुड्स जो ट्रेन है उनके लिए एक डेडिकेटेड रेल नेटवर्क वगैरह की बातें कर रहा है, राइट। दो है, एक ईस्ट वाला है जिसका लेंथ 1856 किलोमीटर है, क्वेश्चन डिस्कस करते वक्त हमने इसको कवर किया था। और अगर ये ऑपरेशनल हो गया तो 200 ट्रेन डेली चलेंगी, जिसमें क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो सकता है उस पूरे रीजन से, कोल, स्टील, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वगैरह बेहतर हो सकता है। तो जब आप डीएफसी बनाओगे तो इसके क्या फायदे होंगे, सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, दूसरा बेटर इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट भी तो होगा, यूपी का मार्केट कनेक्ट हो जाएगा किससे, ईस्टर्न वेस्टर्न अगर दोनों आप मिला लो तो यूपी वाला कनेक्ट हो जाएगा किससे, महाराष्ट्र से, राइट। और पूरी की पूरी ईस्ट एक साथ कनेक्टेड हो जाएगी, पूरी की पूरी वेस्ट एक साथ कनेक्टेड हो जाएगी। तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होगा, मार्केट इंटीग्रेट होगा, नए जॉब अपॉर्चुनिटी बनेंगे, रेलवे पे प्रेशर डिक्रीज होगा, ट्रांसपोर्ट वाले जो गुड्स वाले ट्रेन है उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी डिलीवरी बेहतर हो जाएगी, एट द सेम टाइम जो पैसेंजर ट्रेन है वो भी टाइमली होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत से इनके बेनिफिट है। इश्यूज क्या क्या है, इश्यूज बहुत सारे हैं, यहाँ पे हमने सब कुछ मेंस के लिए भी लिख दिया है। देखो जब मैं क्वेश्चंस बनाता है, जब मेरी टीम क्वेश्चन बनाती है तो मेंस वाले भी हम लोग इंसर्ट कर देते हैं अच्छे से, क्या क्या नीड है, नीड के लिए हमने यहाँ पे जो बातें डिस्कस की वहां पे लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन क्या क्या है डीएफसी का वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हैं, ठीक है। चलो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन इज ऑन महाकुंभ मेला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ दिस डिकेड जो रहने वाला है, दैट इज योर कुंभ मेला। अब कुंभ मेला के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, करेक्ट पूछ रहा है। सबसे पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द कुंभ मेला अकर्स एवरी 12 years एंड रोटेट अमंग 4 places, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ईच लोकेशन ऑफ महाकुंभ मेला इज एसोसिएटेड विद अ सेक्रेड रिवर दैट इज गंगा इन हरिद्वार, यमुना इन प्रयागराज, सिप्रा इन उज्जैन एंड गोदावरी इन नासिक। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्रयागराज इज नोटेबल फॉर कन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। थीम ऑफ द क्वेश्चन क्या है, महाकुंभ मेला, ठीक है। आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, हम लोग देखेंगे सीधे इसके आंसर्स को। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, महाकुंभ मेला कितने साल पे एक बार लगता है, 12 साल पे एक बार लगता है, 4 लोकेशंस पे लगता है रोटेट करके। कब लगेगा, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक। अब रिवर्स जो दिए गए थे वो बिल्कुल सही था, गंगा जो है वो हरिद्वार में, प्रयागराज जो है यमुना और गंगा के जो संगम, दैट इज त्रिवेणी संगम कहते हैं उस प्रॉपर रीजन को, उज्जैन में जो है वो सिप्रा रिवर और नासिक में गोदावरी रिवर वगैरह में होता है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, जो त्रिवेणी संगम है जहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती मिलती है वहीं पे प्रयागराज में संगम होता है। ये भीड़ आपको दिख रही होगी, बहुत शानदार इवेंट होता है, ठीक है। अगर आपको मौका मिले तो एक बार देख लेना, बट थोड़ी प्रिकॉशंस के साथ देखना। अब महाकुंभ मेला के बारे में मैंने आपको बताया, थोड़ी सी अब इसकी हिस्ट्री ध्यान से सुन लो। देखो ये ऐसा नहीं है कि मॉडर्न चीजें हैं, बहुत पुरानी है। इवन फ्रॉम मौर्यन पीरियड में भी आपको इसके मेंशंस मिलते हैं, गुप्ताज पीरियड में भी आपको इसके मेंशंस मिलते हैं। कुछ नहीं है, एक प्रॉपर जो रिलीजन है, जो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजन है हिंदुइज्म में, वहां पे बहुत से लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोल दिया जाता है, महाकुंभ मेला बोल दिया जाता है। स्पिरिचुअली बहुत इंपॉर्टेंट है,
इंडियन मतलब हिंदू कम्युनिटी के लिए, ठीक है। और गवर्नमेंट को कराने में भी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगती है। मेरे बहुत से दोस्त लोगों की ड्यूटी इसमें लगती थी, तो वो बताते थे एक्चुअली इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, राइट। पूरा का पूरा इलाहाबाद आपको ऐसा लगेगा कि दुल्हन की तरह सजी हुई है। खैर अपन आगे चलते हैं। तो एंशियंट पीरियड में भी मैंने आपको बताया कि जो हमारी डायनेस्टी हुआ करती थी, चाहे वो अशोकन, चाहे वो मौर्यन हो, चाहे वो गुप्ता हो, या फिर हमारी छोला और विजयनगर वाली जो डायनेस्टी है, उन्होंने इसको सपोर्ट किया था। एक इंटरेस्टिंग बात आती है मुगल्स के टाइम में अकबर ने भी अलाउड किया था इन सारी चीजों को। कॉलोनियल पीरियड में अगर आप देखोगे तो जो जेम्स प्रिंस थे, ये बताओ एक और इंपॉर्टेंट चीज के लिए फेमस है, आप बताना कमेंट में किस चीज के लिए। उन्होंने इसके बारे में लिखा था। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इसको बहुत बड़ा इवेंट माने जाना लगा और 2017 में यूनेस्को इसको रिकॉग्नाइज करती है एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, आप इसको बताइएगा। 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो भी आपको लगते हैं, आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सिग्निफिकेंस क्या है मैंने आपको बता दिया। जो फिलॉसफीज हैं, जो कुंभ की फिलॉसफी है, वो किसको किसको हाईलाइट करती है, वो ध्यान से सुन लो। स्पिरिचुअल प्यूरिटी की मैंने आपको बताया, स्पिरिचुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। कम्युनिटी के यूनिटी की और सेल्फ रियलाइजेशन की, और जो बहुत से मिलियंस ऑफ लोग वहां पे आते हैं, वो एक जर्नी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। तो इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। फिलॉसफी भी इसकी बहुत अच्छी है, और इंडिया का जो डाइवर्सिटी है इसको हाईलाइट करता है, इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है उसको हाईलाइट करता है, इंडिया का जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है उसको भी हाईलाइट करता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ई ड्राइव स्कीम से रिलेटेड। ई ड्राइव स्कीम के आगे पीएम लगाना मत भूलना। पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अक्टूबर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्कीम का अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन होता है प्रिपेयर करने का, वो है आपको स्कीम पता होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, फिनेंशियल आउटले कितना है, 10,900 करोड़ है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द स्कीम्स एम टू प्रमोट ईवी अडॉप्शन एंड इंक्लूड सब्सिडीज फॉर ओनली इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स। थोड़ा सा स्टेटमेंट ध्यान से देखना, ये 3 स्टेटमेंट है। पहले हम लोग स्कीम देखेंगे, फिर हम लोग इसके आंसर्स को देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट, ठीक है, इसको लॉन्च कब किया गया था, 1 अक्टूबर 2024 में। जो पेरेंट मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री। सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट कितना है, 10,900 करोड़, और कब तक वैलिड है, 31 मार्च 2026 तक ये वैलिड है। उसके बाद थर्ड वाली स्टेटमेंट देखो गलत है। 2 व्हीलर्स भी अलाउड है, 3 व्हीलर्स भी अलाउड है, एम्बुलेंसेस भी अलाउड है, ई ट्रक्स वगैरह भी अलाउड है। तो ऐसा नहीं है कि केवल 2 व्हीलर्स ही अलाउड है। तो पीएम ई ड्राइव स्कीम आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एग्जाम में पूछेगा, एकदम याद रखना, एग्जाम में पूछेगा, कंफ्यूज करने की भी कोशिश किया जाएगा। ई ड्राइव से लग रहा है जैसे ड्राइविंग सेफ्टी की बातें हो रही है, या फिर ऐसा लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवे ट्रांसपोर्टेशन की है, तो ये सारी गलती नहीं करनी है। इट इज ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, राइट। चलो, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए, दैट इज द प्रोबा 3 स्पेस सैटेलाइट मिशन। अब कोई भी सैटेलाइट मिशन के बारे में 2 बातें तो जरूर जाननी चाहिए। सबसे पहला बात आपको जानना चाहिए कि कंट्री कौन सी है जो ये कर रही हैं, या फिर कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो ये कर रही हैं। कई बार क्या होता है, स्पेस के सेक्टर में कंट्रीज आपस में कोलैबोरेट भी करती हैं, जैसे इंडिया ने रसिया के साथ कर लिया, इंडिया ने यूएस के साथ कर लिया, यूरोप ने नासा के साथ कर लिया, वगैरह वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सन को स्टडी करने जा रहा है, मून को स्टडी करने जा रहा है, मार्स को स्टडी करने जा रहा है, या किसी और चीज को स्टडी करने जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 2 बातें एकदम पक्का से पक्का आपको पता होना चाहिए। तो जो पहला स्टेटमेंट है रिगार्डिंग प्रोबा 3 सैटेलाइट, वो ये कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोबा 3 की, इज टू ऑब्जर्व द सन्स कोरोना एंड स्टडी इट्स डायनेमिक्स। मतलब हमें सन का कोरोना पढ़ना है। दूसरा ये है कि द कोलैबोरेटिव मिशन है किसके किसके बीच में, यूरोपियन यूनियन के बीच में और इंडिया के बीच में, जिसको शेड्यूल किया गया है दिसंबर 2025। बस यहीं पे गलती हो गई। स्टेटमेंट कहाँ का है, 2000, मतलब इसको कब लॉन्च करना है, 2024 में। एक और बात मैं बता रहा हूँ, मतलब एक ऑनेस्ट एक्सेप्टेंस ये है कि जब हम बोर्ड के बहुत पास से पढ़ाते हैं ना, तो इस स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखता है, राइट। तो कई बार वर्ड थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो आप उसको मैनेज कर लेना, बाकी इट्स ओके, ठीक है। आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज टिल योर प्रीलिम्स, हमेशा, ठीक है। मे बी एक आध दिन कभी बहुत इमरजेंसी सिचुएशन हुआ तो लेट हो जाए, बट आई ट्राई कि इसको हमेशा ही किया जाएगा,
तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना, ये रुकेगा भी नहीं, चलता रहेगा, एकदम रुकना नहीं है, चलते रहना है, ठीक है। तो ई प्रोबा, जो प्रोबा सैटेलाइट है, जो इस मिशन है उसके बारे में ध्यान से देख लेते हैं कि सन के कोरोना को तो अपन पढ़ेंगे, बट ये इंडिया और यू के बीच में ही है, बट इसको कब लॉन्च करना है, 2023 में लॉन्च करना है। तो यहाँ पे हमने प्रोबा के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, जो बताया उसी को यहाँ पे रिपीट किया गया है। ये हमारा सन का पूरा लेयर, ठीक है, जिसमें इनर लेयर में कोर आता है, रेडियो एक्टिव जोन आता है, फिर हमारा कंडक्शन जोन आता है, आउटर लेयर में हमारा फोटोस्फेयर आता है, क्रोमोस्फेयर आता है और ट्रांजिशन जोन आता है, लास्ट में हमारा क्या आता है, कोरोना आता है, राइट। बहुत खूबसूरत सन है, खूबसूरत ही है, सोर्स ऑफ एनर्जी है पूरे यूनिवर्स के लिए, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो ये हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है दैट इज रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बारे में बताओ, इसका लोकेशन सबसे पहले बताओ। स्टेट तो पता होना चाहिए आपको कि ये राजस्थान में लोकेटेड है। दूसरा, रिवर्स आपको पता होना चाहिए कि चंबल और जो बानस रिवर है वो इस रिजर्व से पास होती हैं। और द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है, प्लीज राइट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट जीबीएफ। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है उसके बारे में 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, प्लीज 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 बताना। दूसरा होमवर्क, चंबल के बारे में 2 बातें बताना, ओरिजिनेट कहाँ से होती है और इसकी स्टेट कौन कौन सी है, ये बता देना, ठीक है। ये 2 काम जरूर करना, इसके लिए लापरवाही बिल्कुल मत करना। तुम एक बार खुद से ध्यान से सोचो, हमने कितने सारे टाइगर रिजर्व 6 दिन में कवर कर लिए है ना, तो एग्जाम में सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी तो ऐसे ही मैक्सिमाइज हो जाती है। थोड़ी सी रैशनैलिटी के साथ तुम इस सीरीज को करोगे, तुम्हें भी मजा आएगा, हम तो कंटिन्यू खैर वैसे भी रखेंगे, बट तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएगा। ये हमारा प्यारा सा रणथंभौर टाइगर रिजर्व। अब यहाँ पे टाइगर रिजर्व तो है, बट अराउंड 25 जो टाइगर्स हैं वो मिसिंग है, मिल ही नहीं रहे हैं, राइट। तो ये तो खैर हो जाता है कभी कभी। अगर आप आरटीआर रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बारे में देखने जाओगे तो जो हमारी अरावलीज है और जो हमारा विंध्या रेंज है उनके कन्वर्जेंस पे ये आपको मिलता है। कितना एरिया है, अराउंड 1400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और ये पहले अगर हिस्ट्री इसकी देखोगे तो जो महाराजा ऑफ जयपुर हुआ करते थे, जो जयपुर के किंग्स हुआ करते थे, उनके लिए हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था। सारे राजा ने इतना हंट किया कि टाइगर्स बेचारे इंडिया में बचे ही नहीं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसका जो ज्योग्राफी है वो इम्पोर्टेंट है, रॉकी हिल्स है, लेक्स है, 2 लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पदम तालाब एंड राजा बाग तालाब, ये इंपॉर्टेंट है। रिवर जो है वो चंबल और बानस है, और जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो इसी रिजर्व से पास होके जाती है। ट्रॉपिकल ड्राई डिसीजियस फॉरेस्ट है, थॉर्न फॉरेस्ट है, ऑब्वियसली जो हमारा डेजर्ट वाला रीजन है, डेजर्ट वाला नहीं एक्चुअली जो राजस्थान वाला रीजन है, तो जैसी ज्योग्राफी राजस्थान की होती है वैसी ही ज्योग्राफी इस टाइगर रिजर्व में भी आपको देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट किस लिए है, टाइगर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लियोपार्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बियर्स वगैरह भी यहाँ पे मिलते हैं, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया, जो 5 क्वेश्चन थे उसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया। यहाँ पे मैप बना के मैंने आपको चीजों को समझा दिया है। मैं आपसे 1-2 बातें और कर लेता हूँ ध्यान से। देखो, प्रीलिम्स तुम्हारे एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, ठीक है, इसको लेके बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। मैं तो 2 नवंबर से ये बात कह रहा हूँ, आपको आज से एटलीस्ट अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को लेके ओरिएंटेशन सही कर लेनी चाहिए। मतलब यू शुड फील कि आपको प्रीलिम्स देना है, अच्छे से देना है, तो आप दो अच्छे से, ठीक है। करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ो, सीसैट अच्छे से पढ़ो, जीएस के पोर्शन को बार बार रिवाइज करो। द मोर यू विल रिवाइज, मोर चांसेस कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। क्रैश कोर्स वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही, टेस्ट सीरीज वगैरह भी अच्छे से सॉल्व कर लेना। मतलब कोई एक स्टोन मत छोड़ना कि मार्च में अफसोस हो कि ये काम कर लिया होता तो अच्छा सिलेक्शन हो गया रहता, राइट। सो ऑन दिस नोट आप प्लीज पढ़िए, बहुत मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, वी बोथ विल डू वंडर्स, ठीक है। ऑन दिस नोट थैंक यू, वी विल मीट टुमारो विद द सेशन ऑफ नेक्स्ट नवंबर, ठीक है। थैंक यू।